Hi everyone, my name is Ritu. Welcome to English Skills A1. टेंसेस की सीरीज में नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो इन सेंटेंसेस में काम का पास्ट में होना पाया जाता है। हिंदी सेंटेंसेस में इनकी पहचान क्या होती है कि लास्ट में आ, या, ई, ये, ता था, ती थी, या था, इस तरह के वर्ड्स या साउंड्स होंगी, यानी आ या ई इस तरह की साउंड्स होंगी, या फिर वर्ड्स आए हुए होंगे ता था, ती थी। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। राम ने एक मोबाइल खरीदा। अब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? द। इसमें साउंड क्या आ रही है? आ। मैं दिल्ली गया था, साउंड क्या आ रही? या था। अध्यापिका अंग्रेजी पढ़ाती थी, क्या आ रहा है? ती थी। तो अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह की साउंड्स या वर्ड्स हैं तो वो सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स से बनेंगे। इनको बनाने के रूल्स क्या है, यानी फॉर्मूला क्या है? तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य, जिन सेंटेंसेस में नहीं ना आया हो, कोई प्रश्न ना किया गया हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इनको बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सब्जेक्ट नहीं देखना पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की फॉर्म्स मैंने एक वीडियो लेक्चर में बहुत सारी करवाई हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैंने एक पत्र लिखा। अब पहले हम देखते हैं सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? साउंड आ रही है आ की साउंड आ रही है। काम पास्ट में हुआ है। मैंने एक पत्र लिखा यानी पास्ट में लिखा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स से बनेगा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स से बनेगा। अब हमने देखा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैंने। मैं को ही हम हिंदी में मैंने लिख देते हैं कि सेंटेंस बोलने में अच्छा लगे। तो मैंने की कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती है, मैंने किया हुआ है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आई। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने लिखी राइट की सेकंड फॉर्म रोट, और फिर हमारा आया ऑब्जेक्ट यानी ए लेटर। तो क्या बना सेंटेंस? आई रोट ए लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कल मुंबई गया था। लास्ट में क्या आ रहा है? या था। साउंड आ रही है या था। और अब देखते हैं सब्जेक्ट है वह। सब्जेक्ट तो देखना ही नहीं है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट हमें क्या लिखना है? वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? जाना यानी गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो हमने लिख दिया ही वेंट। उसके बाद मुंबई, तो मुंबई गया था, तो टू मुंबई, टू प्रपोजिशन आ जाएगा, और फिर हम लिखेंगे मुंबई। मुंबई का एम हम बड़े से बनाएंगे, क्योंकि सिटी का नेम हो या कंट्री का नेम हो, उसका हम पहला अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट बड़े से बनाते हैं। उसके बाद आएगा कल, और यहाँ पर कल कौन से कल की बात हो रही है? बीते हुए कल की बात। और बीते हुए कल के लिए हम क्या लिखते हैं? येस्टरडे। तो ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, वह कल मुंबई गया था। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस में नहीं आया हुआ हो। तो इनको बनाने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, और उसके साथ नॉट। तो डिड नॉट लगाते हैं, और यहाँ हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुमने मुझे अपना पेन नहीं दिया। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुमने के लिए हम लिखेंगे यू, और फिर हम नहीं के लिए लिखेंगे डिड नॉट, है ना। और फिर हम वर्ब है यहाँ पर देना, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पर, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मुझे, यानी ऑब्जेक्टिव केस में आया है मुझे, तो क्या लिखेंगे? मी। यू डिड नॉट गिव मी अपना पेन, यू के साथ अपने की आएगी योर।
तो योर पेन, यू डिड नॉट गिव मी योर पेन। नेक्स्ट है अध्यापिका ने कल कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी। अध्यापिका यानी टीचर, तो इसके बाद आएगा नहीं के लिए डिड नॉट, और फिर वर्ब यानी पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टीच, और फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश, और कक्षा में इन द क्लास, और फिर कल की इंग्लिश यानी येस्टरडे। तो द टीचर डिड नॉट टीच इंग्लिश इन द क्लास येस्टरडे। अगर सेंटेंस में कभी नहीं आया हो, नहीं नहीं है, कभी नहीं है, तो कभी नहीं की इंग्लिश हम लिखते हैं नेवर। तो यहाँ नेवर जब लिखेंगे तो डिड नॉट ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो कभी नहीं वाले वाक्यों में हम डिड नॉट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं नेवर। तो नेवर का फॉर्मूला क्या रहता है, नेवर लगाने का फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नेवर, और फिर जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, डिड नॉट नहीं है यहाँ पर। डिड नॉट होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, नेवर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखते हैं एक सेंटेंस इसका, उसने कभी झूठ नहीं बोला। उसने यानी ही, और यहाँ पर क्या आया हुआ है, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हमने लिखा नेवर, और फिर वर्ब है हमारा बोलना टेल, तो उसकी हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे ही नेवर टोल्ड अ लाई। टेल ए लाई एक फ्रेज है, तो आप ए में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा जाता है ही नेवर टोल्ड अ लाई। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। अगर सेंटेंस में कोई प्रश्न किया गया है, तो प्रश्न भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आया हुआ हो, तो अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आया है तो हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं, और लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, कोई प्रश्न सूचक शब्द दिया गया है, तो हम उसकी इंग्लिश शुरू में लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले हम डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो हम सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखते हैं, फिर उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डिड, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। क्या तुम बाजार गए। अब यहाँ पर क्या वाक्य के शुरू में आया है, तो हम इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी डिड सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे। उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट यानी तुम, डिड यू, और फिर वर्ब है हमारा जाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी डिड यू गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं क्या उसने अपना पाठ याद किया। तो सबसे पहले अब यहाँ भी क्या वाक्य के शुरू में आया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर याद करना यानी वर्ब है याद करना, फिर हम लिखेंगे लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि डिड आया हुआ है सेंटेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ। तो डिड ही लर्न अपना पाठ, अब ही के साथ अपने पाठ की हिज लेसन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड ही लर्न हिज लेसन। अगला है तुम्हारी मम्मी मंदिर कब गई। अब सेंटेंस के बीच में कब आया हुआ है, तो सबसे पहले हमने इसकी इंग्लिश लिखी व्हेन, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट है तुम्हारी मम्मी, फिर वो लिखा हमने योर मदर, व्हेन डिड योर मदर, फिर जाने की होती है गो, तो वो लिखा मंदिर टू द टेम्पल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड योर मदर गो टू द टेम्पल। हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के साथ इनसे संबंधित नाउन्स साथ में आते हैं। तो कैसे, बच्चे ने कितने संतरे खाए। अब कितने संतरे, तो पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे एक साथ। अब कितना कितनी की इंग्लिश होती है हाउ मच, हाउ मैनी। हाउ मैनी हम लिखते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ जिनको हम गिन सकते हैं। अब संतरे हम गिन सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे हाउ मैनी, और उसके साथ उससे रिलेटेड नाउन यानी ऑरेंजेस साथ में लिखा हाउ मैनी ऑरेंजेस। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड, और फिर सब्जेक्ट है बच्चे, हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड द चिल्ड्रन खाए ईट।
हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड द चिल्ड्रन ईट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आएगा कितनी की इंग्लिश, हाउ मच, और उसके साथ उससे रिलेटेड नाउन यानी चीनी साथ में लिखेंगे, हाउ मच शुगर। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, तो हाउ मच शुगर डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब परचेज। यहाँ पर परचेज की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हाउ मच शुगर डिड यू परचेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है उसने कौन सी पुस्तक खरीदी, कौन सी पुस्तक यानी विच बुक, पहले एक साथ लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर सब्जेक्ट ही, और फिर वर्ब रीड, विच बुक डिड ही रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है उसने किसका पेन इस्तेमाल किया, सबसे पहले किसका पेन, हुज पेन, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब डिड, एंड देन सब्जेक्ट ही, और उसके बाद वर्ब यूज़, तो हुज पेन डिड ही यूज़, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि प्रश्नसूचक शब्द ही यानी क्वेश्चन वर्ड ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो सबसे पहले वह क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यह होता है हु वाले सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी किताब किसने फाड़ी, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमने लिखा शुरू में हु और उसके बाद सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, हु टॉर्न। यहाँ पर आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो इन वाले सेंटेंसेस में इस तरह से बनता है, हु टॉर्न माई बुक, किसने किताब, मेरी किताब किसने फाड़ी, हु टॉर्न माई बुक। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में अगर सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है और उसमें नहीं भी दिया गया है तो वो नहीं यानी नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे वह दिल्ली क्यों नहीं गया, तो सबसे पहले वाई की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो वाई डिड ही नॉट यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा, वाई डिड ही नॉट गो टू दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बारी पास्ट इंडेफिनिट को रिवाइज कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप, अगर वाक्य के शुरू में क्या है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग गया, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड है तो सेकंड टाइप में, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस के बीच में तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।